चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हम लास्ट क्लास में देख रहे थे कि टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। जिस तरफ टॉर्क होगा उसी तरफ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, और जिस एक्सिस के अबाउट हम लोग टॉर्क लिखेंगे हम उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा तो हर एक्सिस के अबाउट किसी भी रिजिड बॉडी की सेम ही होती है, तो उसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। दिक्कत तो सिर्फ और सिर्फ टॉर्क में और आई में है। तो जिस एक्सिस के अबाउट हम टॉर्क लिखेंगे उसी एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, अगर कोई बॉडी हिंज्ड है, अगर कोई बॉडी हिंज्ड है, कील से ठोक रखा है, तो टॉर्क हमेशा हिंज के अबाउट ही लिखें, और अगर हिंज के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आप हिंज के अबाउट ही लिखेंगे। फेयर इनफ। इससे एक फायदा होगा, फायदा यह होगा कि हिंज के अबाउट अगर टॉर्क लिखोगे तो उस हिंज फोर्स का टॉर्क तो जीरो आ जाएगा। तो एक जो प्राइम फोर्स था कौन सा, हिंज फोर्स, उसका टॉर्क तो जीरो आ गया। बाकी फोर्सेस की वजह से टॉर्क लिखना पड़ेगा, जो हम लिख देंगे। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि हिंज्ड नहीं हुई, इफ नॉट हिंज्ड, उस केस में हम लिखेंगे टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, एंड टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास मस्ट बी ऑफ कोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। तो जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क होगा उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। हिंज का होगा तो सब चीज़ें हिंज के अबाउट लिखें, और अगर हिंज ना हो तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखें। ये हमें एक बार के लिए मान के चलना पड़ेगा, और इससे हमारा काफ़ी सारा काम तो आसान हो जाएगा। तो चलिए बच्चों एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। सवाल इस तरह से, आपके पास एक वर्टिकल प्लेन है। इस वर्टिकल प्लेन के अंदर ये एक स्मूथ हिंज है, स्मूथ हिंज है, और हमारे पास ऐसे एक हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म रॉड है, m मास की n लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड है। ये रॉड शुरुआत में हॉरिजॉन्टल है, शुरुआत में हॉरिजॉन्टल है, और हमने इस रॉड को यहां से रिलीज कर दिया, छोड़ दिया हमने इस रॉड को यहां से। ठीक है, छोड़ते ही ऑफ कोर्स रॉड नीचे आएगी। ठीक है, सवाल यह है कि जस्ट आफ्टर रिलीज, जस्ट छोड़ने के बाद फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, एक्सेलरेशन ऑफ एंड पॉइंट, acceleration of center of mass, and in the last hinge force, in the last hinge force। 5 सवाल हैं, जिस सीक्वेंस में पूछे गए हैं उसी सीक्वेंस में मैं इनका आंसर लिखना है। चलिए बेटा अल्फा निकालते हैं। अल्फा निकालने के लिए टॉर्क लिखने पड़ेंगे, टॉर्क के लिए मुझे सारे के सारे फोर्सेस लिखने पड़ेंगे। फोर्सेस, इतनी बड़ी रॉड है, 2 फोर्स लग रहे होंगे बेटा, कौन से mg और हिंज फोर्स। हिंज फोर्स तो ऐसे कहीं लग रहा होगा, mg कहाँ लग रहा होगा? तो आप बोलोगे सर वैसे तो dmg 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 हर जगह लग रहा होगा, लेकिन हम mg को लगता हुआ मान सकते हैं पूरी की पूरी रॉड के सेंटर ऑफ मास पे। एंड एज वी नो दैट कि रॉड का सेंटर ऑफ मास तो उस रॉड के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे है, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये आपका है mg, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये l/2। हिंज फोर्स चलिए ऐसे मान लेते हैं FH। अगर कोई चीज हिंज्ड है तो टॉर्क की इक्वेशन हमेशा हिंज के अबाउट लिखेंगे। हिंज के अबाउट हिंज फोर्स का टॉर्क तो हो गया 0, और mg का टॉर्क आएगा ऐसे, mg यूं लग रही है, इसका टॉर्क आएगा ऐसे, टॉर्क आएगा ऐसे, तो अल्फा भी आएगा ऐसे। mg का टॉर्क आएगा mg बेटा बताना, दोनों स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस, आप बोलोगे सर एक्सिस ये है, mg यूं है, दोनों स्क्यू लाइंस के बीच का सेपरेशन है l/2,
तो आप कहोगे सर टॉर्क इज mg/L/2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेटा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² / 3 इंटू अल्फा, m से m, l से l, बड़ा गायब, अल्फा इज इक्वल्स टू 3g/12। अल्फा की जो वैल्यू है बड़ा वो 3g/12 आएगी। फिर ना पहला सवाल तो हो गया कि अल्फा इज इक्वल्स टू 3g/12, वो भी डायरेक्शन कैसे, क्लॉकवाइज। व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी, तो जस्ट छोड़ने के बाद पूछा है, तो यार जस्ट छोड़ते ही तो बेटा वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। मतलब पूरे के पूरे रॉड के हर पॉइंट की स्पीड क्या होगी, जीरो। अगर हर पॉइंट की स्पीड जीरो है तो एंगुलर स्पीड भी जीरो। भाई मैंने इसको छोड़ा तो छोड़ते ही इस पॉइंट की स्पीड नीचे की तरफ नेग्लिजिबल, जीरो। इसकी स्पीड जीरो तो एंगुलर स्पीड होगी 0/L, वो भी जीरो। तो जस्ट रिलीज करते ही आपकी स्पीड भी जीरो है और एंगुलर स्पीड भी जीरो है। तो आप कह सकते हो कि हमारी एंगुलर स्पीड तो इस टाइम पे जीरो है। मुझसे पूछा गया है कि इस एंड वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, बिल्कुल निकालेंगे। अब जरा सोचो कि इस एंड वाले पॉइंट का मोशन कैसा है। आप बोलोगे सर हिंज के अबाउट इसका मोशन तो सर्कुलर है ऑफ रेडियस L, और सर्कुलर मोशन में दो तरह के एक्सेलरेशन पॉसिबल होते हैं, एक तो सेंटर की तरफ जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, अल्फा है ऐसे, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे, जिसको हम AT कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, याद करो बेटा, ω² इंटू L दैट इज 0। अल्फा ऐसे है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे है, जिसकी वैल्यू है अल्फा इंटू L, अल्फा इंटू R बेटा L ही। I think tangential acceleration comes out to be 3g/2. This is not only the tangential acceleration, this is also the net acceleration, क्योंकि centripetal acceleration तो आपका 0 है। चलेगा। अगला सवाल, अच्छा इसका आंसर लिख दूं, दिस इज 3g/2, वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ मास इज दिस पॉइंट। पहले बताऊं व्हाट इज द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मेरे बच्चे बोल रहे हो ना कि सर इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस L/2, एंड इन सर्कुलर मोशन देयर कैन बी टू एक्सेलरेशन, वन एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स टुवर्ड द सेंटर एंड वन एक्सेलरेशन इज अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। अलोंग द सेंटर acceleration is centripetal, that is ω² into radius, but that comes out to be 0। अल्फा ऐसे है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जरूर आएगा, that is अल्फा into radius, radius is L/2। I think this acceleration comes out to be 3g/4 vertically downward। This is not only the tangential acceleration, this is also your net acceleration। तो कुल मिलाकर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया है नीचे की तरफ 3g/4। लास्ट सवाल कि बताओ हिंज फोर्स कितना होगा, बताएंगे। हिंज फोर्स निकालने के लिए इस रॉड पर लगा दो न्यूटन्स लॉ। बच्चे बोले सर न्यूटन्स लॉ तो लगा देंगे, लेकिन सर रॉड के तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन तो अलग अलग है, तो सर आप लिखोगे कैसे, आपका प्लान क्या है। जब भी किसी बड़ी बॉडी के हर पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग होता है, तब हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास चैप्टर के अंदर एक अच्छा सा फॉर्मूला पढ़ा था, और मेरे ख्याल से फॉर्मूला था कि F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और हमने तो बड़ा बातों ही बातों में है ना एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल रखा है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि अगर ये आपकी हिंज, ये आपकी रॉड, तो कौन से फोर्स, सबसे पहले रॉड पर नीचे की तरफ लगेगा mg। इतनी बड़ी रॉड है मेरे बच्चे, mg लगता होगा, दिखाएंगे वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और कौन सा फोर्स, हिंज फोर्स। सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, उसका एक्सेलरेशन मैं जानता हूँ कि हमने नीचे की तरफ निकाला है और उसकी वैल्यू है 3g/4। सर हिंज फोर्स ऐसे तो मान नहीं सकते हिंज फोर्स को। अगर मैं हिंज फोर्स को यूं मानता तो हिंज फोर्स का एक कंपोनेंट आता इस तरफ, अगर हिंज फोर्स का कंपोनेंट आता इस तरफ तो सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन इस तरफ भी होना चाहिए था, इस तरफ तो एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन अगर वर्टिकल डायरेक्शन में है तो सारे के सारे फोर्सेस भी तो वर्टिकल डायरेक्शन में होने चाहिए। तो हिंज फोर्स मैंने मान लिया है ऊपर की तरफ, एंड लेट्स से दैट इज FH। सर आपको कैसे पता लगा कि ऊपर ही है नीचे नहीं है, हो सकता है बेटा नीचे हो, मैंने तो मान लिया। अगर मैं गलत होऊंगा तो मेरा आंसर नेगेटिव आ जाएगा।
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है नीचे, तो नेट फोर्स भी नीचे, नीचे की तरफ नेट फोर्स मुझे पूरे सिस्टम पर नजर आ रहा है, mg नीचे fh ऊपर, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स आ गया mg minus fh and that must be equal to mass into acceleration of center of mass. The acceleration of center of mass is 3g by 4 and hence the hinge force comes out to be mg by 4. सॉल्व करते ही हिंज फोर्स की वैल्यू आ गई है ऊपर की तरफ mg by 4. सिंपल. आई होप यू गेट द सीक्वेंस के कैसे कैसे बेटा हमने सारा काम निपटाया है. बहुत ही बढ़िया. आगे चलते हैं. आज तो बेटा सवाल ही कर पाएंगे अपन लोग, है ना. लास्ट क्लास में हम टॉर्क लिखना सीख गए थे. अब जब टॉर्क लिखना सीख गए तो हम अब आगे का काम बढ़ाएंगे. टॉर्क लिखना सीख गए, अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचे, सवाल बचे. सवाल करेंगे और क्या एक दिन, है ना. सवाल ही बचे और क्या. अब तो चैप्टर इंटरेस्टिंग हो जाएगा बिल्कुल, अब कोई दिक्कत ही नहीं है. आगे चलिए, एक और सवाल पूछ रहा हूं बेटा. आपके पास ये एक स्मूथ हिंज, ये m मास की, l लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड है, और मैंने इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, शुरुआत में ये हॉरिजॉन्टल है, शुरुआत में इस जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन थी यहां से हमने रॉड को रिलीज किया. अब अगर रिलीज किया है तो ऑफ कोर्स टॉर्क लगेगा बड़ा. रॉड ऑफ कोर्स नीचे आएगी. सवाल ये है, व्हेन rod becomes vertical, find. जिस टाइम वर्टिकल हो जाएगी उस टाइम पर एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड इन द लास्ट हिंज फोर्स. 4 सवाल पूछे मुझसे, कर देंगे. ये जो रॉड है बड़ा चलते नीचे आएगी, कभी ना कभी बड़ा ऐसे वर्टिकल हो गया. ऐसे वर्टिकल हो गया. इस टाइम पर रॉड के पास कुछ न कुछ ओमेगा होगा, बल्कि मैं तो आपको ये कहूंगा कि इस टाइम पर ओमेगा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी. सोचो कैसे. नीचे आएगा तो लगातार रॉड का सेंटर ऑफ मास आ रहा नीचे, सेंटर ऑफ मास आ रहा नीचे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल घट रही है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल घट रही है तो ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो ओमेगा लगातार बढ़ रहा है. तो ये ओमेगा आपका मैक्सिमम है. निकाल लेंगे. सबसे पहले अल्फा निकालना है. फोर्सेस बताओ कौन से. आप बोलोगे सर इस रॉड पर सिर्फ 2 ही फोर्स है, हिंज फोर्स और आपका mg. इतनी बड़ी रॉड है बेटा, mg लगता हुआ कहाँ दिखाऊं. तो मेरे बच्चे शायद बोल रहे होंगे कि सर mg लगता हुआ दिखाओ सेंटर ऑफ मास पर. ये सेंटर ऑफ मास, इस पर लग रहा होगा नीचे की तरफ mg. हिंज फोर्स, चलिए बेटा एक बार के लिए ऐसे मान लेता हूं, ऊपर की तरफ fh. टॉर्क लिखिए. जब भी कोई बॉडी हिंज्ड होती है तो मेरे बच्चे टॉर्क कहां से लिखते हैं. तो मेरे बच्चे चिल्ला रहे होंगे जोर से कि सर सेंटर ऑफ मास से नहीं लिखते, हम कहां से लिखते हैं, हिंज से लिखते हैं. तो हिंज से, हिंज फोर्स, कील ने कितना फोर्स लगाया है वो तो यहीं से पास हो रहा है. कील ने फोर्स लगाया FH, वो तो वहीं से पास हो रहा है, उसका टॉर्क तो 0. mg का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है. mg लग रहा है ऐसे, इसके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को पीछे ले जाऊंगा. ये तो एक्सिस से पास हो रहा है. और जब भी बेटा आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट से गुजरता है तो उसका टॉर्क क्या आता है, 0. इट मींस दैट हिंज फोर्स भी एक्सिस से गुजर रहा है और mg का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी हिंज से गुजर रहा है. इट मींस दैट दोनों ही फोर्सेस का टॉर्क आ गया 0, और टॉर्क आ गया 0 तो अल्फा भी आ गया 0. एक मैथमेटिकल बात और बताऊं, अल्फा 0 है, इसका मतलब d ओमेगा बाई dt 0 है, और d ओमेगा बाई dt 0 है. इस बात का मतलब कि या तो ओमेगा मैक्सिमम है या ओमेगा मिनिमम है. हम जानते हैं कि इस वाले केस में तो ओमेगा मैक्सिमम है. आगे चलो, ये तो आ गया 0. ओमेगा निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं. ओमेगा निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट पर ये चेक करो कि फोर्स कौन से.
आप बोलोगे सर mg और हिंज फोर्स, कोई रेजिस्टिव फोर्स वगैरह कुछ नहीं है, एयर रेजिस्टेंस जैसा कुछ नहीं है, कोई फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है। इस हिंज फोर्स ने किसी प्रकार का कोई वर्डन नहीं किया। सर क्यों नहीं लग रहा, वर्डन क्यों नहीं हो रहा? हिंज फोर्स तो तगड़ा लगा है सर, खूब सारा हिंज फोर्स लगा है, लगा होगा, लेकिन जिस पॉइंट पर ये हिंज फोर्स लगा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। भले ही पूरी रॉड का हर पॉइंट नीचे आ गया हो, भले ही पूरी रॉड का हर पॉइंट नीचे आ गया होगा, लेकिन ये वाला जो पॉइंट जिस पर हिंज फोर्स लग रहा है, इस वाले पॉइंट का तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। और अगर इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन की डेफिनेशन याद करो। वर्क डन की डेफिनेशन थी F डॉट ds। ds इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पर फोर्स लगा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, और जिस पॉइंट पर आपका फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। इसका मतलब हिंज फोर्स का वर्क डन तो जीरो है। और अगर हिंज फोर्स का अगर वर्क डन जीरो है तो हम बड़े आराम से टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक। सर लॉस इन पोटेंशियल कैसे लिखोगे? बेटा वैसे लिखेंगे जैसे आप लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में लिखा था। सर बहुत मुश्किल है, कोई m मास का पार्टिकल इतना नीचे आया है, कोई 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 इतना नीचे आया है, सर कोई तो L नीचे आ गया। सर तो लॉस इन पोटेंशियल कैसे लिखोगे? बेटा सिखा रखा आप लोगों को कि पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए आप किसी भी बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास पर पड़ा मान सकते हो। आपको सिर्फ ये कहना है कि पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ है, कुल मिलाकर सेंटर ऑफ मास जो है वो L/2 डिस्टेंस नीचे आ गया है। और L/2 डिस्टेंस अगर नीचे आ गया है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो गई है mg L/2, and this loss in potential must be equal to gain in kinetic. What is gain in kinetic? Final minus initial. सर काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? इस पॉइंट की स्पीड कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी और ज़्यादा है, इसकी और ज़्यादा है, इसकी और ज़्यादा है। अबे मैं कौन सा कोई ट्रांसलेशन वाले तरीके से काइनेटिक लिखने वाला हूँ? जब भी कोई बॉडी इस तरह से प्योर रोटेशनल मोशन कर रही हो तो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने पहले से निकाल रखी है कि इसका एक फॉर्मूला होता है ½ इंटू I इंटू ओमेगा का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल तो रिलीज किया था तो इनिशियल स्पीड भी जीरो, एंगुलर स्पीड भी जीरो। आप कह सकते हो कि दैट इज mg L/2। काइनेटिक एनर्जी लिखना सिखा रखा, बल्कि हमने तो I डिराइव ही ऐसे किया था। अब इसका अगर काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो ½ I अबाउट दिस पॉइंट, इससे के बाद रोटेशन चल रहा है, I अबाउट दिस पॉइंट मेरे बच्चे बड़े आराम से जानते हैं कि ml²/3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, हाफ से हाफ, L से L, M से M, ये कैंसिल, और ओमेगा की वैल्यू बड़े इत्मीनान से हमारे पास आ गई है √3g/L, √3g/L। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी आ जाएगा, लेकिन पहले ये सोचो कि सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा है। सोच लिया, सेंटर ऑफ मास जो है उसका मोशन हिंज के अबाउट सर्कुलर है ऑफ रेडियस L/2। दो तरह के एक्सेलरेशन पॉसिबल होते हैं, सेंटर की तरफ जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे, उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा² इंटू रेडियस। ओमेगा स्क्वायर इज 3g/L इंटू L/2। आई थिंक एक्सेलरेशन आ गया 3g/2। दूसरा एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन, दैट इज अल्फा इंटू रेडियस। देन अल्फा तो जीरो है इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 3g/2, और यही आपका नेट एक्सेलरेशन हो गया क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आपका जीरो हो गया। तो दिस इज योर नेट एक्सेलरेशन, दैट इज 3g/2। अब हिंज फोर्स कितना होगा? तो जरा सोचो, हिंज फोर्स निकालने के लिए फिर से वही कहानी, सेंटर ऑफ मास के पास ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है और उसकी वैल्यू है 3g/2। हिंज फोर्स है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ है mg। सर कौन सा फॉर्मूला लगाने के मूड में हो? बेटा F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि हर पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग है तो इसलिए मैंने ऐसे लगा दिया। सर हिंज फोर्स ऊपर क्यों माना, ऐसे क्यों नहीं मान रहे? अगर मैं हिंज फोर्स यूं मानूंगा तो उसका एक कंपोनेंट यूं आएगा, या तो इस कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए इधर की तरफ कोई फोर्स होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास इस तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन कंपोनेंट होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास के पास तो इस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इस तरफ कोई फोर्स भी नहीं होना चाहिए, तो फोर्स तो आ गया ऊपर की तरफ। कौन से एक्सटर्नल फोर्स हैं?
हिंज फोर्स ऊपर है, mg नीचे है, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऊपर है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऊपर तो नेट फोर्स भी ऊपर। कितना ऊपर की तरफ नेट फोर्स? दिस माइनस दिस, बेटा लिख देना FH माइनस mg मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, दैट इज, सो हिंज फोर्स कम्स आउट टू बी 5 mg/2। तो इस टाइम पर आपके पास जो हिंज फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई बेटा, कितनी वैल्यू आ गई है? 5 mg/2। यह आ गया हमारा हिंज फोर्स। चलिए बच्चों, और भी सिचुएशंस लेते हैं, अभी लेते हैं बेटा। जैसे सवाल हमने किए मोर और लेस बेटा वैसे से सवाल हैं। और देखिए सिचुएशन को और समझिए। आपके पास ये एक रफ सरफेस है, और सही कहूं तो एनफ रफ सरफेस है, तगड़ी रफ सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन खूब बड़ा है। दिस इज एनफ रफ सरफेस। ये m मास की l लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड है, और ये वाला एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से। और हमने क्या किया कि इस रॉड को यहां से रिलीज किया, छोड़ दिया बेटा इस रॉड को यहां से। इस रॉड को अपन ने यहां से रिलीज किया। रिलीज किया तो ऑफकोर्स गिरेगी रॉड तो गिरेगी, लेकिन यहां पर फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये स्लिप नहीं करेगा। ये जो एन ऑफ रफ लिखा हुआ है इसका मतलब ही ये है कि ये वाला पॉइंट जो है ये स्लिप नहीं करेगा। और अगर ये वाला पॉइंट स्लिप नहीं करेगा, इट मीन्स दैट एट दिस इंस्टेंट दिस पॉइंट इज बिहेविंग लाइक ए हिंज। कैसे बिहेव कर रहा है? जैसे हमने इसको हिंज बना रखा है एक तरह से, हालांकि हिंज है नहीं, बट वी नो दैट कि दिस पॉइंट इज एट रेस्ट बिकॉज द सरफेस इज एनफ रफ, एंड इफ सरफेस इज एनफ रफ इट ऑब्वियसली मीन्स दैट दिस पॉइंट इज नॉट गोइंग टू मूव, एंड इफ दिस पॉइंट इज नॉट गोइंग टू मूव इट ऑब्वियसली मीन्स दैट कि दिस पॉइंट इज एक्टिंग लाइक ए हिंज, और वी कैन से दिस पॉइंट इज एट रेस्ट। चलिए, जस्ट आफ्टर रिलीज, छोड़ते ही बेटा, just after release find angular acceleration, angular velocity, acceleration of center of mass, normal force and frictional force, and we know that कि frictional force is of course static because slip तो कर नहीं रहा यार। जब slip नहीं कर रहा तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? स्टैटिक लगेगा। कौन सा लगेगा? निकालते हैं। जैसे सवाल अपन ने कर रखे बेटा बिल्कुल वैसा ही, चिंता ही मत करो, सब हो जाएगा। पहले इस बात से कन्विंस हो जाओ कि दिस पॉइंट इज बिहेविंग लाइक हिंज्ड। तो हम टॉर्क की इक्वेशन बेटा याद कर रखा आपको, जब भी कोई बॉडी हिंज्ड होगी तो मेरे बच्चे टॉर्क की इक्वेशन कहाँ से लगाएंगे? हिंज से लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। कौन से फोर्स? ये रॉड है, सबसे पहले mg, इतनी बड़ी रॉड है बेटा, mg लगता हुआ कहाँ दिखाओगे? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास यहां से L/2 डिस्टेंस पे। और कौन से फोर्स? जमीन का नॉर्मल आएगा यहां पे, जैसे इसको छोड़ोगे बेटा, जैसे इसको छोड़ोगे ये वाला पॉइंट स्लिप होना चाहेगा पीछे। देखो कैसे, ये आना चाहेगा, ये ऐसे जाना चाहेगा। जैसे वाला पॉइंट पीछे जाना चाहेगा, इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लग जाएगा आगे, एंड लेट्स से दैट फ्रिक्शन इज स्टैटिक। ऑफ कोर्स इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। सर मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे मान लिया तो बेटा तेरा आंसर नेगेटिव आ जाएगा, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे पहले टॉर्क लिखेंगे यहां से, नॉर्मल का टॉर्क यहां से 0, फ्रिक्शन का टॉर्क 0। सिर्फ किसका टॉर्क? तो मेरे बच्चे बोले सर सिर्फ mg का टॉर्क। ये आपके पास एक्सिस और ये mg का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इन दोनों स्क्यू लाइंस के बीच में सेपरेशन कितना है? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर इन दोनों स्क्यू लाइंस के बीच में
हाँ बेटा, इन दोनों स्क्यू लाइंस के बीच में सेपरेशन है ये वाला, कितना है ये वाला, तो आप कह सकते हो हाँ, तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि इस पॉइंट से, जिस पॉइंट को हम हिंज मान रहे हैं एक तरीके से, वहां से नॉर्मल का टॉर्क जीरो है, वहां से स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो है, वहां से सिर्फ और सिर्फ mg का टॉर्क है, और वो टॉर्क है mg मल्टीप्लाइड बाई यहाँ हिंज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये l/2 है तो ऑफ कोर्स ये वाला डिस्टेंस आपके पास l/2 का cos थीटा। तो आप कह सकते हो कि हिंज से mg का टॉर्क ऐसे आएगा तो अल्फा भी ऐसे आएगा। फिर से देखना, हिंज से या इस फिक्स्ड पॉइंट से mg का टॉर्क यूं आएगा, ऐसे आएगा, और उस टॉर्क की वैल्यू होगी mg इंटू यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 cos थीटा। टॉर्क कहां से लिखा है? यहां से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहां से लिखेंगे? यहां से। दैट शुड बी इक्वल टू I इंटू अल्फा। इस एक्सिस के अबाउट हम लोगों को I पहले से आता है ml²/3 इंटू अल्फा। m से m कैंसिल मेरे बच्चों, l से l कैंसिल, अल्फा की वैल्यू आ गई है 3g/2l cos थीटा। अल्फा की वैल्यू आ गई है 3g cos थीटा/2l, ये हमारा अल्फा आ गया। तो जस्ट रिलीज कर दे, आपके एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू है 3g cos theta/2l. What will be the angular velocity just after release? Of course we know it very well, it is 0. What is the acceleration of center of mass? बेटा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो बाद की बात है। आप पहले मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट कैसा है। तो आप बोलोगे सर इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास वाला जो पॉइंट है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। कितने रेडियस का? l/2 का। तो ये जो रेडियस वेक्टर है l/2 की, ये रेडियस वेक्टर है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो, सेंटर की तरफ हो सकता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो। बट वी नो दैट कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ω² इंटू रेडियस, ω 0, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जरूर आएगा एंड दैट विल बी अल्फा into radius, that is l/2, and I think that comes out to be 3g cos theta/4. This is not only the tangential acceleration, this is also your net acceleration. So we know the net acceleration of center of mass. अब आखिरी सवाल है कि नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स बताओ। सब कर देंगे। हमने बातों ही बातों में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लिया है। एक बार देखना बेटा, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये रेडियस वेक्टर था और इस तरफ टेंजेंशियल, टोटल एंगल आपका 90 होना चाहिए। तो अगर ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल भी आपका थीटा। अब कर देंगे, सुनिएगा। ये रॉड आपके पास नॉर्मल आएगा ऐसे, फ्रिक्शन आएगा ऐसे, और ये जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे। नीचे की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा सेंटर ऑफ मास का जो भी एक्सेलरेशन है उसका cos थीटा, इसका cos थीटा, और इस तरफ आएगा आपके सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का sin थीटा। एक फोर्स और है बेटा, कौन सा है? mg। अगर हमने वर्टिकल डायरेक्शन में अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाया तो नॉर्मल आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाया तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। सो आप मुझे कह सकते हो कि सर वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज लाइक दिस। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है नीचे, तो नीचे की तरफ फोर्स है mg, नीचे, नॉर्मल ऊपर, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स है mg माइनस नॉर्मल, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है इसका cos थीटा, दैट इज 3g/4 का cos स्क्वायर थीटा, और नॉर्मल की वैल्यू आ गई है mg 1 - 3/4
कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके नॉर्मल की वैल्यू आ गई। सर फ्रिक्शन कैसे निकालूं? पहले सोच बेटा, सेंटर ऑफ मास के पास आखिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया किस वजह से? क्या उसके लिए जिम्मेदार mg है? आप बोलोगे ना सर वो तो वर्टिकल है। क्या उसके लिए जिम्मेदार नॉर्मल है? नो, वो भी वर्टिकल है। तो इस तरफ एक्सेलरेशन जरूर किसकी वजह से आया होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से आया होगा। तो आप कह सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इस तरफ कितना है? इस तरफ है इसका साइन थीटा, दैट इज 3g/4 के कॉस थीटा का भी साइन थीटा। तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया ये। हमने बेटा बातों ही बातों में नॉर्मल भी निकाल लिया है और स्टैटिक फ्रिक्शन भी निकाल लिया। आगे चलिए, आगे चलिए। चलिए बच्चों, और भी सवाल करते हैं। ऐसे ही एक दो सवाल और करते हैं। सुनिएगा, एक थोड़ा टफ सा एग्जाम्पल है, लेकिन उसमें बातें बताने के लिए अपने पास बड़ा खूब सारी हैं, तो सुन सकते हो। सवाल इस तरह है, आपके पास इस तरह के एक स्मूथ हिंज, ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल रॉड, मास m है, लेंथ l है, यूनिफॉर्म रॉड है, हॉरिजॉन्टल है, और हमने इसको रिलीज कर दिया। रिलीज करते ही क्या होगा हमें पता है, पहले ओमेगा लगातार बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, इस टाइम पर ओमेगा सबसे ज़्यादा, फिर ओमेगा घटेगा 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 घटेगा, यहाँ जाकर इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0, फिर वापस नीचे आएगा, ओमेगा बढ़ेगा, यहाँ पर ओमेगा सबसे ज़्यादा, फिर ओमेगा घटेगा, यहाँ पर वापस से इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0। इट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन लाइक दिस। अच्छी बात है। मैं ये चाहता हूँ कि बीच रास्ते में कभी ना कभी ये जो रॉड है, ये जो रॉड है, ये 53 डिग्री चल लेगी। जिस टाइम पर ये 53 डिग्री चल लेगी, उस टाइम पर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है ये बताओ, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है वो बताओ, एंड अगेन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ, और लास्ट में बेटा हमारा सबसे फेवरेट सवाल हिंज फोर्स बताओ। व्हेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड इज थीटा इज इक्वल्स टू 53 डिग्री, find angular acceleration, angular velocity, tangential acceleration of center of mass, centripetal acceleration of center of mass, acceleration of center of mass, and in the last hinge force। सवाल बेटा टफ है, और खास तौर से पहले 5 पार्ट तो आसान है, छठा पार्ट टफ है। छठे पार्ट के लिए मैं सोचना पड़ेगा, और अपन तो बेटा पूरा सोचेंगे एकदम बढ़िया से, और इवन हो सकता है कि ये हिंज फोर्स दो तरीके से निकाल लें। ठीक है, अपन को सीखना है, आंसर के पीछे भागना ही नहीं है। हमें नहीं चाहिए आंसर, हमें तो है ना किसी तरीके से अपना दिमाग बढ़ाना है, एप्टीट्यूड बढ़ाना है, IQ बढ़ाना है, और इस तरह का सवाल तो हमें इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल एकदम तैयार करता है कि यार किस तरह से हम अपना एटीट्यूड बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हमारा IQ बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं। आंसर प्रायोरिटी हमारी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले अल्फा, बच्चे बोलेंगे सर हिंज्ड ऑब्जेक्ट है, अल्फा निकालने के लिए टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा बेस्ट लग रहा है, बिल्कुल सही बात बेटा। टॉर्क कहाँ से? हिंज से, और कहाँ से? हिंज से लिख देंगे। इतनी बड़ी रोड है बेटा, अरे बेटा रोड है, कहाँ पर mg लगता मानो, तो मेरे बच्चे बोल रहे होंगे घर बैठे बैठे कि सर
सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास हिंज से L/2 डिस्टेंस पे। इस mg को मैंने पीछे की तरफ यूं खींच दिया एंड एज यू नो इट वेरी वेल कि ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। टॉर्क तो आएगा, हिंज फोर्स बड़ा पता नहीं ऐसे 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 कहीं ना कहीं लग रहा होगा, मुझे सीरियसली नहीं पता बड़ा किस तरफ है, लेकिन हिंज फोर्स जो भी होगा पास तो हिंज से ही होगा ना, तो उसका टॉर्क तो जीरो आएगा। सिर्फ किसका टॉर्क आएगा? mg का। और mg का टॉर्क देखना, ये रही आपकी हिंज वाली एक्सिस और ये रहा mg का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? तो आप कहोगे कि सर ये है L/2, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L/2 का cos 53। तो यहां से mg का टॉर्क आएगा ऐसे, और उस टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? तो वो होगी mg इंटू L/2 का cos 53। बेटा cos 53 कितना? 3/5 ना, cos 53 तो 3/5 होता होगा, एंड इट शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। यहां से आई लिखो, यहां के अबाउट आई मेरे बच्चों हैं ml²/3 इंटू अल्फा। m से m, l से l, और अल्फा की वैल्यू आ गई है बेटा, कितनी वैल्यू आ गई है? 9g अपॉन 10l। नाइन जी अपॉन 10l, 9g है ना, अब 3 ऊपर चला गया, g पहले से था, हाँ बेटा सही लग रहा है, 9g अपॉन 10l। अल्फा तो आ गया बेटा, मैं यहाँ लिख भी दूँ, दैट इज 9g अपॉन 10l। सर ओमेगा कैसे निकालें? यार अल्फा आ गया तो ऐसे तो नहीं कि कोई बच्चा यूँ सोच रहा हो कि सर ना अल्फा आ गया तो सर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये बड़ा तब लगता है जब अल्फा कांस्टेंट हो, पूरे रास्ते बड़ा अल्फा कांस्टेंट है नहीं, है ना, इसलिए ऐसा नहीं कि ये लगाते हैं अपन। ओमेगा निकालने का जुगाड़ तुम लोग जानते हो। हमारा जो सेंटर ऑफ मास था बेटा पहले यहाँ था, और ये सेंटर ऑफ मास चलते 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 यहाँ पर। एज यू नो इट वेरी वेल कि हिंज का कोई वर्क डन नहीं है, हिंज फोर्स तो है लेकिन उसका वर्क डन नहीं है, और अगर उसका वर्क डन नहीं है इसका मतलब पक्की बात है कि टोटल मैकेनिकलिज्म कंजर्व कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का ही तो वर्क डन है। अगर मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने लगा तो मैं कहूँगा लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक। सर लॉस इन पोटेंशियल कैसे लिखूँ? बेटा सिखा रखा है तुम लोगों को, सिर्फ सेंटर मास को देखो, सेंटर मास चलते 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 यहाँ पर आ गया, इतना नीचे आ गया है। अगर ये L/2 है तो ये L/2 का sin 53, सो लॉस इन पोटेंशियल इज mg L/2 का sin 53 डिग्री, that should be equal to gain in kinetic, that is final kinetic minus initial kinetic, initial तो जीरो। सिर्फ फाइनल कैसे लोगों? बेटा प्योर रोटेशनल मोशन है, सिखा रखा है, बल्कि हमने तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इस तरह से था कि जब भी आपको किसी प्योर रोटेशनल मोशन करते हुए किसी ऑब्जेक्ट का अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो सबसे बढ़िया तरीका है हाफ आई, व्हाट इज आई? ml²/3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। m से m, एक l से l, 2 से 2 कैंसिल, बड़ा मेरे पास आ गया g sin 53 इज 4/5, दैट इज L/3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। चेक करना बेटा सबको सही लिखा ना। ओमेगा की वैल्यू शायद बेटा आ गई है रूट ऑफ 12g अपॉन 5l, 12g अपॉन 5l, ये हमारा ओमेगा आ गया। दो काम तो हो गए, अल्फा आ गया है, ओमेगा आ गया है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अल्फा ऐसे है, सेंटर ऑफ मास ये रहा बेटा। तीसरे वाले सवाल में मुझसे पूछ रहा कि बताओ सेंटर ऑफ मास का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या फिर पूछा है सेंटीमीटर कितना है, सर्कुलर मोशन कर रहा है क्या? हाँ सर्कुलर मोशन कर रहा है, किसके अबाउट? हिंज के अबाउट। तो अगर ये रेडियस वेक्टर है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे होगा, और उस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी अल्फा इंटू रेडियस। अल्फा इंटू रेडियस बड़ा करना, मेरे ख्याल से आ गया है 9g अपॉन 10l इंटू L/2।
L से L कैंसिल, बड़ा मेरे ख्याल से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया 9g/20। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया है 9g/20। एक बात है बेटा, अगर ये वाला एंगल 53 है तो हम एंगल भी सोच सकते हैं, कोई बड़ा टास्क नहीं है, बाद में देख लेंगे, अभी जरूरत नहीं है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा। कितना होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? मेरे बच्चे बोले सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस। ओमेगा स्क्वायर करना बेटा, ओमेगा स्क्वायर आ गया है 12g/5l इंटू L/2। L से L गया, मेरे ख्याल से दिस इज 6g/5। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया है 6g/5। मुझसे पूछा गया कि सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सेलरेशन क्या है बेटा, ये पता है, दोनों बीच में एंगल 90 है, तो वी नो दैट कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑफ कोर्स ac² प्लस at²। मैं साइड में लिख देता हूं, हालांकि अब इतना बड़ा काम बचा नहीं वो। हाँ, अगर मुझसे कोई नेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज अंडररूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज 9g/20 का होल स्क्वायर प्लस 6g/5 का होल स्क्वायर। जी का स्क्वायर बड़ा बाहर आ गया, बड़ा यहां से मेरे ख्याल से 5 बाहर आ गया, बड़ा ऊपर से शायद 3 भी बाहर आ गया होगा, ऊपर से 3। यहाँ बड़ा मेरे पास बच गया 3/4 का होल स्क्वायर, बड़ा यहाँ से 3 2। ये बड़ा मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में दैट इज 3g/5 अंडररूट ऑफ 9/16 प्लस 4, दैट इज 3g/5 अंडररूट ऑफ 64 और 9 और रूट 73/16, दैट इज 3g/20 इंटू रूट 73। एक बार कैलकुलेशन चेक करना बेटा, मैंने तो कर दिया। दिस इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सो दिस इज योर नेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब लास्ट सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल वो है हमारा हिंज फोर्स, कि आखिर हिंज फोर्स कैसे आएगा। बिल्कुल निकालेंगे बेटा, बिल्कुल निकालेंगे। मुझे जगह चाहिए उसके लिए, थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा उसके लिए। अगर आपको हिंज फोर्स चाहिए तो इस बार बड़ा थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा आपको। सर हिंज फोर्स है किधर? बड़ा नहीं पता मेरे को। सर वर्टिकल ऐसे 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 इस प्लेन में कहीं ना कहीं किधर ना किधर तो होगी, बड़ा होगी। सर बताओ ना किस तरफ होगी? बड़ा कहा ना, नहीं पता मेरे को। मुझे पता नहीं कि हिंज फोर्स किस तरफ है, लेकिन ये पता है कि हाँ इस बोर्ड के प्लेन में है, इस बोर्ड के प्लेन में। अब वो हिंज फोर्स किस तरफ है, इसके लिए ये तो मैं ऐसे डायरेक्टली पता नहीं कर सकता कि हिंज फोर्स किस तरफ है, लेकिन मैं एक काम करता हूं, उसके दो कंपोनेंट ले लेता हूं। एक ले लेता हूं इस तरह से रेडियल डायरेक्शन में, और एक मान लेता हूं इस तरह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में। एक ले लेता हूं रेडियल डायरेक्शन और एक ले लेता हूं टेंजेंशियल डायरेक्शन, और उन दोनों तरफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा देता हूं। तो रेडियल डायरेक्शन में हिंज फोर्स का जो कंपोनेंट होगा वो पता लग जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन जो हिंज फोर्स का कंपोनेंट है वो पता लग जाएगा, फिर नेट भी हम पता कर ही लेंगे। तो चलिए सुनिएगा, ये आपकी रेडियल डायरेक्शन है, इस तरफ जो हिंज फोर्स है मैं उसे Fr कह रहा हूं, इस रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स है बेटा मैं उसे Ft कह रहा हूं। अब मेरा मन है ना वो रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने का है।
तो सारे के सारे एक्सेलरेशन और सारे के सारे फोर्स रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होने चाहिए। बच्चे बोला सर एक्सेलरेशन तो पहले से ही आपने रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही लिख रखे हैं, लेकिन ये mg तो वर्टिकल में है। काश इसका भी रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट होता, मजा आ जाता। आ जाएगा मजा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला एंगल अगर 53 है, यू कैन से इफ दिस एंगल इज 53, दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट विद 53, ये 37, तो ये वाला एंगल फिर से 53। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट आएगा mg का cos 53, और इस तरफ mg का कंपोनेंट आएगा mg का sin 53। हमने बातों ही बातों में सारे एक्सेलरेशन और सारे के सारे फोर्स रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में लिख लिए हैं, और कोई खास जोर आया नहीं। हिंज को तो मान लिया कि एक इधर कंपोनेंट है, एक इधर कंपोनेंट है, एक रेडियल में और एक टेंजेंशियल में। एक्सेलरेशन पहले से रेडियल और टेंजेंशियल में थे, थोड़ी बहुत दिक्कत mg की थी, mg के मैंने कंपोनेंट चिपका दिया ऐसे। चलिए, मैं रेडियल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने वाला हूं। सर कौन सा फॉर्मूला लगाने की मूड में हो? बड़ा F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पूरे के पूरे सिस्टम पर रेडियल डायरेक्शन में कौन से फोर्स हैं, तो देखना, इस तरफ Fr है, इस तरफ mg sin 53 है, तो इस तरफ नेट फोर्स। सर नेट फोर्स इस तरफ क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इस तरफ, तो नेट फोर्स है इस तरफ। इस तरफ जो फोर्स है वो है दिस माइनस दिस। बेटा बोलना Fr माइनस mg sin 53 शुड बी इक्वल टू मास इनटू इस तरफ एक्सेलरेशन, इस तरफ एक्सेलरेशन है बस AC। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का तुम जानते हो, इस तरफ कंपोनेंट आता है नहीं, दोनों एंगल 90 डिग्री पे। मेरे पास आ गया Fr इज इक्वल्स टू 4mg/5 प्लस मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 6g/5। मेरे ख्याल से बेटा रेडियल डायरेक्शन में मेरा फोर्स आ गया है, एंड दैट फोर्स इज 2mg। दिस इज नॉट द नेट हिंज फोर्स। सर टेंजेंशियल डायरेक्शन में अभी लगाते हैं। अगर आप मुझे कहोगे सर टेंजेंशियल डायरेक्शन में अभी लगाते हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन है इस तरफ, तो इस तरफ देखो कौन से फोर्स हैं। मेरे बच्चे बोले सर इस तरफ दो फोर्स हैं, एक तो ये Ft है जो हिंज फोर्स का कंपोनेंट है, दूसरा है इस तरफ mg का cos 53, एंड दोनों का सम मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू इस तरफ एक्सेलरेशन। इस तरफ एक्सेलरेशन है 9g/20। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मेरे पास फोर्स आ गया है 9mg/20 माइनस cos 53 is I think 3/5। हाँ बेटा 20 आ गया आपका एलसीएम, मेरे ख्याल से दैट इज 9 माइनस 12, दैट इज -3mg/20। माइनस साइन का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि टेंजेंशियल फोर्स इस तरफ नहीं है, टेंजेंशियल फोर्स इस तरफ है। तो इस कुल मिलाकर हिंज पर दो फोर्स आ गए हैं। एक फोर्स आ गया है इस तरफ 2mg, और एक फोर्स आ गया है इस तरफ 3mg/20। तो नेट फोर्स जो आएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। बेटा वर्टिकल नहीं है, किसी एंगल वेंगल पे होगा, मतलब ऐसे बना दी, ठीक है। दिस विल बी योर हिंज फोर्स, एंड दिस हिंज फोर्स विल बी रूट ऑफ रेडियल डायरेक्शन में जो फोर्स है उसका स्क्वायर, टेंजेंशियल जो फोर्स है उसका स्क्वायर। बेटा आपका mg तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9/400, दैट इज mg 1609/400, दैट इज mg
रूट ऑफ 1609 अपॉन 20। ये बेटा आपका आ गया हिंज फोर्स। बेटा वर्टिकल नहीं, किसी और एंगल पे हम ये एंगल भी निकाल सकते हैं कि यहाँ से कितना एंगल हुआ, tan phi इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस वगैरह वगैरह। बढ़िया बेटा, ऐसे हमने पूरा का पूरा सारा का सारा काम निपटा दिया यार, अच्छी बात है। लेकिन कोई बच्चा जिद कर ले कि सर आपने रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्यों लगाया? ऐसे बेटा मेरे को आसान लगा, रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो पहले से लिखे हुए थे, mg के कंपोनेंट ले लिए और जो हिंज फोर्स था वो मैंने माने इस तरह से कि एक रेडियल में और एक टेंजेंशियल में, तो आसान लगा मुझे, मैंने ऐसा कर लिया। सर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकते क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं सर, उससे आंसर आना चाहिए, हाँ बेटा आना चाहिए, और अगर हम सही करते हैं तो ऑफकोर्स यही आंसर आना चाहिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएं तो आखिर आंसर आता है या नहीं आता है। हमारा आंसर सब अभी बड़ा आ चुका है, हम तो सिर्फ और सिर्फ अगेन एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजें। ये रही आपकी हिंज, ये वाला एंगल है 53। कौन से फोर्सेस mg, इस mg को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है इस बार, क्योंकि ये वर्टिकल में है और हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा भी किस रहे हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको मत छेड़ना, जैसे वैसे रहता। हिंज फोर्स पता नहीं बेटा किस तरफ है, उसके दो कंपोनेंट मार रहा हूं, वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने मान लिया है Fv ऊपर की तरफ, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स मान लिया FH। रिजल्टेंट पता नहीं किस तरफ होगा, देख लेंगे। एक्सेलरेशंस, एक्सेलरेशन देखना बेटा, हॉरिजॉन्टल में कितना एक्सेलरेशन है, तो मेरे बच्चे बोले सर हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल का तो ये कंपोनेंट और टेंजेंशियल का ये वाला कंपोनेंट, तो सेंटर ऑफ मास के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, उसको मैं बोल सकता हूं। अब कंपोनेंट किसके ले हो, एक्सेलरेशन के, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन बड़ा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में है नहीं, वो तो ऐसे रेडियल और टेंजेंशियल में। तो अब हमारा मन है कि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में लगाना चाहते हैं, तो लगाओ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है कितना देखना, ये वाला एंगल 53 तो ये वाला एंगल 37, ये वाला एंगल 37 तो ये वाला एंगल आपका 53। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल का तो cos 53 प्लस टेंजेंशियल का sin 53। सेंट्रीपिटल कितना था बेटा, 6g/5, cos 53 is 3/5। tangential acceleration is of course 9g/20 and sin 53 is 4/5, but I think that is 18g/25 plus 9g/25, that is 27g/25। तो इस तरफ आपके पास एक्सेलरेशन आ गया 27g/25। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है देखते हैं। AC का एक कंपोनेंट है ऊपर और AT का कंपोनेंट है नीचे। AC का ऊपर वाला कंपोनेंट मैं मान लेता हूं कि एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में है ऊपर की तरफ, और उसकी वैल्यू आएगी AC का ऊपर वाला कंपोनेंट माइनस AT का नीचे वाला कंपोनेंट। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आएगा AC का sin 53 माइनस AT का cos 53। बेटा वैल्यूज रखना, AC अरे ये लिखो, ये रही 6g/5 का sin 53 इज 4/5 माइनस AT कितना बेटा
9g by 20 का cos 53 इज 3/5। हाँ बेटा, 6 चौक 24 बटे 25 माइनस 27, ओ सॉरी 27, हाँ 27 बटे 100 जी। बड़ा वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे ख्याल से एक्सेलरेशन आ गया है। जी ठीक है बेटा, 100 ठीक है बेटा। 24 इंटू 4 कितना हो गया? 96 में से 27 गया, 69 जी बाई 100। ले बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया 69 जी बाई 100। चलिए बेटा, हम लोगों ने बातों ही बातों में सारे के सारे एक्सेलरेशन बड़ा इस तरह से लिख लिए हैं, और हॉरिजॉन्टल में भी लिख लिए हैं, वर्टिकल में भी लिख लिए हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना है हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। पहले वर्टिकल में लगाते हैं। Fv ऊपर है, mg नीचे है, और सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन है ऊपर, तो ऊपर की तरफ फोर्स आ गया Fv माइनस mg, दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, दैट इज 69g अपॉन 100। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है उसकी वैल्यू है 169 mg अपॉन 100। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरे सिस्टम पर सिर्फ एक ही फोर्स है, हिंज फोर्स का ये वाला कंपोनेंट, तो आप लिख देना कि दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हिंज फोर्स का कंपोनेंट, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज 27g अपॉन 25। ये दोनों फोर्सेस पता है, तो जो नेट हिंज फोर्स है वो तो हम निकाल ही लेंगे। So we could easily say कि आपकी जो हिंज फोर्स है दैट विल बी अंडर। हाँ बच्चों, जैसे हमने हिंज फोर्स निकालने के लिए एफ एच का स्क्वायर प्लस एफ वी स्क्वायर का रूट किया, तो एम जी अपॉन 25, ये तो बड़ा एफ वी हो गया, एफ एच, हाँ एम जी अपॉन 25 तो कॉमन आ गया, यहां बच गया 27 का स्क्वायर, यहां बच गया 169 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो बड़ा रफली 2.005 mg के आसपास आता है, और हमने जो हिंज फोर्स पहले वाले से निकाल रखा था वो एक्सप्रेशन भी अगर आप सॉल्व करते हो तो वो भी आपका बड़ा नियरली 2.005 mg आता है। ये आप एक बार है ना मैनेज कर लेना, ठीक, ये आप एक बार इसको चेक भी कर लेना, ठीक। तो ये 2.005 mg के आसपास इसकी वैल्यू जाएगी। तो दोनों ही तरीके से निकालो, कोई ऐसे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम तो सीख तो गए ना यार कि है ना वर्टिकल में कैसे निकालना, और हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कैसे करना है, और अलोंग द रेडियल डायरेक्शन एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन कैसे करना है वो हम सीख गए। आई होप दैट्स ओके। आगे चलिए, आगे चलते हैं बच्चों। खूब सारी बड़ा कैलकुलेशन थी, और अगेन हम बातें तो सीखे ही यार, बातें तो सीखे ही है। इंपॉर्टेंट एम भी अपना ये था कि यार हम बातें सीखेंगे और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना सीखेंगे। रेडियल डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन भी कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में भी कर सकते हैं। आंसर सेम आएंगे, बस शर्त ये है कि सही तरीके से कंपोनेंट लो, आपकी मर्जी है। हालांकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में थोड़ा सा आसान पड़ता है, मुझे ऐसा लगा। बाकी ठीक है, हर एक बच्चे की अपनी मर्जी हो सकती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे चलिए बच्चों, एक और सवाल, अगला सवाल। आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि एक हॉरिजॉन्टल रफ टेबल है, उसके ऊपर एक डिस्क रखी हुई है, और उस डिस्क के और उस हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका म्यू के है।
ये बेटा आप वो हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस मान सकते हो। हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, ये आपका टॉप व्यू है। टॉप व्यू देखने पर यूनिफॉर्म डिस्क है, एम मास है, आर रेडियस है, एंड इस डिस्क को बेटा हम लोगों ने ऐसे सेंटर के अबाउट ओमेगा नॉट से घुमा के छोड़ दिया। बेटा ओमेगा नॉट कांस्टेंट नहीं है, इनिशियली घुमा के छोड़ दिया। अब किसी रफ सरफेस पर अगर आप ऐसे ओमेगा नॉट से घुमा के छोड़ दोगे तो mg और नॉर्मल तो चलो वर्टिकल है, लेकिन पूरे रास्ते फ्रिक्शन लगेगा ऐसे। भाई डिस्क घूमेगी ऐसे, डिस्क घूमेगी ऐसे, तो फ्रिक्शन लगेगा ऐसे। उस फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा और वो लगातार बेटा उसको ओमेगा को घटाने की कोशिश करेगा। ऐसे ओमेगा घटते 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 फाइनली बेटा ओमेगा आपका 0 हो जाएगा। तो मेरा कुछ सवाल है। पहला, फाइंड angular acceleration of disk, find time taken by disk to stop. Next, find number of rotations completed by disk before disk stops. मेन सवाल तो बड़ा ये है, बाकी तो ठीक है, ऐसे फालतू आते हैं। तो चलो सुनो बेटा, अगर आपने हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर इस डिस्क को यूं घुमा के छोड़ दिया तो नीचे वाली जो रफ सरफेस है टेबल है उसके रेस्पेक्ट में डिस्क जा रही है ऐसे, तो ऑफ कोर्स वो फ्रिक्शन लगाएगा ऐसे, वो भी कौन सा, काइनेटिक। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे सर्कल्स में लगेगा यूं ऐसे। यहां भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, यहां भी लग रहा होगा, यहां भी लग रहा होगा, यहां भी लग रहा होगा, हर जगह लग रहा होगा। और वो काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे आपने देखा कि यूं लग रहा है तो उसका अल्फा भी यूं आएगा, और जो अल्फा यूं है वो लगातार ओमेगा को घटाएगा भी। आप एक काम करो, पहले टॉर्क निकालो। निकालता हूं बेटा, यहां से x डिस्टेंस दूर गया और ऐसे मैंने एक dx विड्थ की एक रिंग ली। मैंने इस dx वर्थ की एक रिंग ली। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो पक्की बात है कि इस पर फ्रिक्शन लग रहा है ऐसे। उस फ्रिक्शन का टॉर्क होगा दैट फ्रिक्शनल फोर्स और यहां से तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सुनना बेटा, इस पर mg लग रहा है नीचे और नॉर्मल लग रहा है ऊपर, तो नॉर्मल mg के बराबर है। लेकिन इस इतने से रीजन का मास कितना है, तो आप बोलोगे सर इस इतने से रीजन का मास है, सुनना बेटा, इस इतने से रीजन का मास है m अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एरिया पर मास है m, तो इतने से एलिमेंट के पास कितना मास है, मल्टीप्लाइड बाई इस रिंग का एरिया। रिंग का एरिया इज 2 पाई x इंटू डी एक्स। पाई से पाई कैंसिल, दैट इज 2m x dx अपॉन आर स्क्वायर। अब इतने से रीजन का ऑफ कोर्स dmg लेगा नीचे, तो उसका उतना सा नॉर्मल रहेगा ऊपर, उसके कारण मैं काइनेटिक फ्रिक्शन लिख दूंगा। तो अगर मैं इस काइनेटिक फ्रिक्शन को अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा दैट इज म्यू के इनटू नॉर्मल। नॉर्मल विल बी इस इतनी से रिंग का मास, दैट इज 2m इंटू x dx अपॉन आर स्क्वायर इंटू जी। सर मुझे तो इसका टॉर्क लिखना है बेटा, इसका छोटा सा टॉर्क आएगा और उसको बेटा मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं, दैट इज 2m म्यू के इंटू जी अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। ये तो फोर्स है, मल्टीपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी x है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स।
ऐसे छोटे छोटे टॉर्क आते जाएंगे, ऐसी छोटी 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 रिंग बनती जाएंगी, उन सब का टॉर्क लिखेंगे और जोड़ देंगे। जोड़ना मीन्स इंटीग्रेशन। एक्स को बेटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कराऊं कि बेटा ऐसे रिंग बनाते 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 पूरी डिस्क कवर हो जाए, तो आप बोलोगे सर 0 से लेके R तक। तो हमारे पास जो पूरा का पूरा टॉर्क है बेटा वो आ गया है 2m म्यू के जी अपॉन आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लगाऊंगा तो आर क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, दैट इज 2 टाइम्स एम जी म्यू के 3 म्यू के आर बाई 3। यह आ गया आपका टॉर्क। सर आपने टॉर्क सेंटर से क्यों लिखा? बड़ा सेंटर वाला जो पॉइंट था उसके बाद हमने घुमा के छोड़ रखा था, बड़ा से सेंटर ऑफ मास वर्ड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर अल्फा कितना आएगा? दिस टॉर्क, बेटा ये सारा का सारा टॉर्क है ऐसे, दिस टॉर्क शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। टॉर्क लिखा यहां से तो अल्फा भी यहीं से। यहां के अबाउट तुम जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। एम से एम कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, अल्फा की वैल्यू आ गई है 4 टाइम्स म्यू के जी अपॉन 3r। चेक करना बेटा, 4 टाइम्स म्यू के जी अपॉन 3r। ये अल्फा बेटा कांस्टेंट है, और अगर अल्फा कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा ऐसे है, अल्फा ऐसे, लगातार ओमेगा घटेगा घटेगा घटेगा, फाइनली बेटा आपकी डिस्क आ जाएगी रेस्ट पे। कितने टाइम बाद रेस्ट पे आएगी? तो आप बोल सकते हो कि फाइनल ओमेगा इज इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा इंटू टी, फाइनल ओमेगा 0, इनिशियल ओमेगा नॉट। बेटा अल्फा ऐसे नहीं है, अल्फा उसके अपोजिट है, तो माइनस 4 टाइम्स म्यू के जी अपॉन 3r इंटू टी। टी की वैल्यू आ गई बेटा, टी की वैल्यू आ गई है 3 टाइम्स ओमेगा नॉट आर अपॉन 4 टाइम्स म्यू के जी। सर वो नंबर ऑफ रोटेशंस कैसे निकालोगे? ऐसे निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे? जब एक बार पता लग गया कि अल्फा कांस्टेंट है तो सारे फॉर्मूले वैलिड हैं। कितने एंगल ट्रेवल करने के बाद डिस्क जाकर रुकेगी उसके लिए तुम फॉर्मूला जानते हो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा इंटू थीटा। बेटा अल्फा पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में लिखना, माइनस बेटा अल्फा का क्या वो रहा 4 टाइम्स म्यू के जी अपॉन 3r इंटू कितना एंगल चला। हमारे पास कितना एंगल चला है रुकने से पहले? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, सो बेटा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट और फाइनल आपकी 0। कितना एंगल चला? तो आंसर आ गया 3 टाइम्स ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू r अपॉन 4 टाइम्स म्यू के जी। सर कितना एंगल चला ये नहीं पूछा आपने, सर आपने नंबर ऑफ रोटेशंस पूछे थे। बेटा नंबर ऑफ रोटेशंस पूछे थे तो एंगल चला था उसको 2 पाई से कर दो डिवाइड, क्योंकि 2 पाई रेडियन चलता है तो एक चक्कर कंप्लीट हो गया, तो इतने एंगल पे कितने चक्कर डिवाइड बाय 2 पाई। ये हमारा आंसर आ गया। तो मेन चीज बेटा आपका सिर्फ वो अल्फा था, बाकी तो ठीक है बच्चों, वो तो हम समझ ही गए, बाकी बात तो बहुत ही आसान सी ही थी। आगे चलिए बच्चों, आगे बढ़िए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक और सवाल आपके पास इस तरह का एक अरेंजमेंट है। ये एक स्क्वायर प्लेट है और यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है, मास m, साइड लेंथ l। लेंथ l, लेंथ l। हमने इसको यहां से हिंज कर रखा है ऐसे। m मास, सारा का सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और
शुरुआत में बेटा ये वाले जो ऊपर वाले जो एच है ना, ये हॉरिजॉन्टल है ऐसे, यहां से हमने इसको रिलीज किया, ठीक है। ये सवाल वो रोड वाले सवाल जैसा ही है, मैं तो सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, जैसे तुम सवाल रोड वाले करते थे वैसे ही बेटा तुम सवाल है ना ऐसे भी कर सकते हो, क्या कहते हैं इनको, मतलब चाहे डिस्क हो चाहे बेटा स्क्वायर प्लेट हो, सबके सवाल ऐसे होते हैं। बस सवालों की वैरायटी बताने के लिए बता रहा हूँ, बाकी बेटा सवाल वो रोड वाला सही है। फाइंड, सॉरी बेटा, जस्ट आफ्टर रिलीज, रिलीज के थोड़ी देर बाद फाइंड angular acceleration of this square plate, angular velocity of this square plate, acceleration of center of mass of the plate and hinge force acting on the plate। यहां से अपन ने इसको हिंज कर रखा है। चलिए बेटा पहले अल्फा निकालते हैं। अल्फा निकालने के लिए टॉर्क इज इक्वल्स टू अल्फा, कहां से, हिंज से। जब भी हिंज होगा हिंज से, हिंज फोर्स पड़ता है बेटा ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं कहीं लग रहा होगा, कहीं भी लग रहा होगा, लेकिन हिंज फोर्स का बेटा हिंज से ही पास हो रहा होगा, तो हिंज के बाद उसका टॉर्क क्या आएगा, जीरो। mg बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरी प्लेट में मास फैला हुआ है, हर जगह छोटा छोटा dmg लग रहा होगा। हम कहां पर mg लगता हो माने, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर सीधी सी बात है, mg लगता हुआ मान लो सेंटर ऑफ मास पे, ये mg, ये mg है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये हिंज, ये आपके mg की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यहां से यहां तक के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L/2। यहां से mg का टॉर्क आएगा ऐसे, mg लग रहा है ऐसे, हाथ घुमा दो, mg का टॉर्क आएगा ऐसे, तो अल्फा आएगा ऐसे। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा, द टॉर्क इज mg इंटू यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज L/2, एंड दैट शुड बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बड़ा याद करो, स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां के अबाउट ml²/3, यहाँ के अबाउट ml²/3, तो यहाँ के अबाउट 2/3 ml², याद आ गया होगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/3 ml² इंटू अल्फा, m से m गया, l से l गया, और अल्फा की वैल्यू आ गई है 3g/4l। बट एक बार वैल्यू चेक कर लो ना, हाँ सही लग रही, 3g/4l। हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है 3g/4l, और रिलीज करते ही ओमेगा कितना होगा, 0। वो बताया था। सर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा है, आप बोलोगे सर सेंटर ऑफ मास जो है वो हिंज से L/√2 डिस्टेंस दूर है, और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। उसके पास दो ही तरह के एक्सेलरेशन पॉसिबल है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। ओमेगा तो है ही नहीं, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जरूर आएगा, एंड इट विल बी लाइक दिस। अल्फा है ऐसे, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है अल्फा इंटू रेडियस। अल्फा है 3g/4l इंटू यहां से यहां तक के डिस्टेंस, बड़ा दैट इज L/√2, L से L कैंसिल, 3g/4√2। This is not only the tangential acceleration, this is also the net acceleration of center of mass। ये net acceleration आ गया आपका। एंगल लिख सकते हो, ये बड़ा इसकी परपेंडिकुलर है, ये L/2, बड़ा ये वाला एंगल 45, ये वाला एंगल 45, ये वाला एंगल भी 45, स्क्वायर ही तो बेटा, स्क्वायर है तो ये वाला एंगल 45, ये भी 45, ये 45, ये सारे 45। सर लास्ट सवाल बच गया अपना, वो क्या कहते हैं उसको, हिंज फोर्स वाला। हिंज फोर्स निकाल दें, क्या दिक्कत है। हिंज फोर्स निकालने के लिए इस बार बेटा एंगल्स आसान है, चाहो तो आप बेटा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में मान लो, हिंज फोर्स के दो कंपोनेंट, आ जाएगा आपका आंसर। मैं डायग्राम बनाता हूँ नया। ये आपके पास स्क्वायर प्लेट, कौन से फोर्सेस इस स्क्वायर प्लेट पर हैं, तो आप कहोगे सर स्क्वायर प्लेट पर सबसे पहले नीचे की तरफ mg है,
जो एक्सेलरेशन था बेटा वो इस तरफ था 3g/4√2, उसके दो कंपोनेंट आएंगे 1/√2 इस तरफ 1/√2 इस तरफ। तो इस तरफ एक्सेलरेशन आएगा 3g/8, नीचे की तरफ भी सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन आएगा 3g/8। सर हिंज फोर्स किस तरफ, बेटा मुझे नहीं पता। हिंज फोर्स ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो मैंने एक काम कर लिया, हिंज फोर्स के दो कंपोनेंट कर लिए, एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल वाले को FH बोल दिया और वर्टिकल डायरेक्शन को FP बोल दिया। वर्टिकल डायरेक्शन में पूरे सिस्टम पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओ। आप बोलोगे कि सर नीचे की तरफ mg है, FP ऊपर है और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नीचे तो नेट फोर्स भी नीचे। कितना है नीचे की तरफ नेट फोर्स? mg माइनस FP, mg माइनस FP दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। बेटा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन इज 3g/8, वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा फोर्स आ गया है 5mg/8। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हिंज फोर्स का एक कंपोनेंट है FH दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू सेंटर ऑफ मास का इस तरफ एक्सेलरेशन और वो आ गया है 3g/8। सर मुझे तो नेट फोर्स चाहिए। अरे बेटा तुम्हें क्या, मुझे भी वही चाहिए। ये रहा आपका नेट हिंज फोर्स। सो एज यू कैन सी दैट कि नेट हिंज फोर्स इज रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। बेटा मेरे ख्याल से mg/8 तो बेटा बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बेटा 5 का स्क्वायर तो 25 एंड 9 34, हाँ 34। ये आपका बड़ा हिंज फोर्स आ गया। ऐसे बेटा मान लो कोई डिस्क लगी हुई हो और फलाना ढिकाना कुछ भी हो, हम सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, इसमें सारे काम कर सकते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ना अपन ने डायग्राम तो बना ही लिया है कि नहीं? डायग्राम तो बेटा अपन लोगों ने बना ही लिया है। तो ये बता दो कि इसको छोड़ूंगा, मतलब इस स्क्वायर प्लेट को छोड़ूंगा तो इस स्क्वायर प्लेट का मैक्सिमम ओमेगा कितना होगा? तो बेटा मैक्सिमम ओमेगा तब होगा जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट। पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट मतलब सेंटर ऑफ मास जितना नीचे आ सकता है उतना नीचे आ जाएगा। बना लेंगे यार, कर सकते हैं भाई। हिंट तो पता ही है, रॉड वाले सवाल तो किए अपन लोगों ने यार। तो बस रॉड की जगह स्क्वायर प्लेट आ गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ज्योमेट्री तो अलग है, बाकी तो ठीक है, कॉन्सेप्ट तो वही है। वो तो तुम अलग अलग सवाल कर पाओ, देख पाओ, इसलिए बेटा मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज समझदार बच्चा बोलेगा सर वही करोगे आप तो, TMEC लगा दोगे, ओमेगा निकाल लोगे वगैरह वगैरह। तो मैंने फिर से बेटा वही कहानी, सवाल वही है, आपको बेटा वापस से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना, कि ये हॉरिजॉन्टल है ये वाली लाइन, हमने इसको रिलीज किया वगैरह वगैरह, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सवाल को दूसरा पार्ट कर लो, फाइंड मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर प्लेट। दूसरा फाइंड हिंज फोर्स एट दिस इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पर हिंज फोर्स कितना होगा? चलिए करते हैं। पहले क्या कहानी थी? पहले कहानी ये थी कि ये आपकी स्क्वायर प्लेट यहां से हम लोगों ने इसको रिलीज किया था, इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं था, ठीक है। यहां से आपका अरेंजमेंट हिंज था, ये आपका सेंटर ऑफ मास। सबसे ज्यादा ओमेगा कब आएगा? जब इसका सेंटर ऑफ मास नीचे पहुंचेगा, नीचे पहुंचेगा, नीचे पहुंचेगा। तो कभी ना कभी बेटा डायग्राम ऐसा बन जाएगा कि सेंटर ऑफ मास चलते 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 ऐसे हो जाएगा बेटा।
पहले सेंटर ऑफ मास वहां था, अब बड़ा सेंटर ऑफ मास ही, और इस टाइम पर ऑफ कोर्स इसके पास बड़ा ओमेगा सबसे ज्यादा। ओमेगा निकालना हमारे बाएं हाथ का खेल है। लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। सर हिंज फोर्स होने के बावजूद आप लोग सर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि हिंज फोर्स जो है बड़ा उसका कोई वर्क डन नहीं है। जिस पॉइंट पर हिंज फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और अगर उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो हम बड़े आराम से टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, उसमें कोई खास परेशानी होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, लॉस इन पोटेंशियल देखना बेटा, सी वाला पॉइंट जो है ना वो यहां से चलते 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 यहां देखना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उससे पहले ये L/2 नीचे था। ठीक है ना, ये L है, ये L है, तो टोटल डायगोनल हो गया √2L। अब इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से सेंटर ऑफ मास जो है वो L/√2 नीचे है। मैं फिर से बोलता बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन से पहले सेंटर L/2 डिस्टेंस नीचे था, ये L डायगोनल हो गया √2L, इसका हाफ आएगा √2L/2, दैट इज L/√2। तो आपका सेंटर ऑफ मास आखिर नीचे कितना आया? तो आप बोल सकते ये वाला डिस्टेंस नीचे आया। लॉस इन पोटेंशियल इज mg, दिस माइनस दिस, L/√2 minus L/2, and loss in potential must be equal to gain in kinetic. Gain in kinetic is of course final kinetic energy minus initial. Final kinetic energy is half I ओमेगा का स्क्वायर माइनस 0 I। इस स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां की बात याद है क्या? बिल्कुल याद है। मेरे पास आ गया G 2 माइनस √2 अपॉन 2√2 is तो इस टाइम पर कोई मुझसे पूछ ले कि ओमेगा मैक्सिमम है कितना, तो दैट इज रूट ऑफ 3G अरे एल भी है नीचे, ये ओमेगा मैक्स। अच्छी बात है बेटा। सर हिंज फोर्स कैसे निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। देखिएगा आपकी स्क्वायर प्लेट बेटा ऐसी नजर आ रही है इस टाइम, ये आपका सेंटर ऑफ मास, ये आपका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के पास ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस, रेडियस है L/√2। टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, कारण आप जानते हैं mg भी यहीं से पास हो रहा है। mg का टॉर्क भी क्या आएगा? हिंज के अबाउट 0। हिंज फोर्स का टॉर्क भी क्या आएगा? 0। अल्फा बेटा है नहीं, तो दिस इज द ओनली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फोर्स कौन से mg नीचे की तरफ, तो पक्की बात है कि इस हिंज पर हिंज फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ। सेंटर ऑफ मास के पास इस तरफ तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो इस तरफ तो मुझे फोर्स की जरूरत नहीं है। हमें तो फोर्स की जरूरत सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है। ऊपर की तरफ आपका हिंज फोर्स, नीचे की तरफ है mg, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ऊपर की तरफ ओमेगा स्क्वायर इंटू L/√2, और हिंज फोर्स की वैल्यू आ गई है mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इज बेटा कितना? 3G 2 माइनस √2 अपॉन 2√2L इंटू L/√2, तो बेटा नीचे 4 आ जाएगा, L से L कैंसिल। ठीक है बेटा, इसे सिंप्लीफाई वगैरह करना चाहो सिंप्लीफाई कर लो। ये आपका आ गया इस इंस्टेंट पर आपका हिंज फोर्स। तो इस इंस्टेंट पर आपका हिंज फोर्स ये है। आई होप यू गेट द पॉइंट।
आगे चलते हैं। इस पर बेस्ड बेटा सवाल आपको HCV के अंदर दिख जाएंगे। आपके पास अगर समय हो तो शीट बेटा थोड़ा सा कल करना, कल थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं, उसके बाद शीट निपटाते हैं। आप HCV की एक्सरसाइज में है ना क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर बेटा 20 तक निपटा लो एक दिन के अंदर। इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपको देंगे सेक्शन C एंड E। कोई अगर ट्राई करना चाहें तो सेक्शन C एंड E, D नहीं, C एंड E। और अदरवाइज अगर आप थोड़ा पेशेंस रखते हो तो एक्सरसाइज की शीट में C और E बाद में कर लेना, कल थोड़ा सा और पढ़